नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपीपीएससी प्री 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। यहाँ पर यूपीएससी, अन्य स्टेट पीएससी और अन्य एग्जाम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इसके साथ ही टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड जितने भी नए अपडेट्स हों आप तक ईजिली पहुंच सकें। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, शासक बताना है हमें कौन सा है, और इसने अपने राज्य में राजकीय आय बढ़ाने के लिए जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया था और इसने यूरोपीय कंपनी की तर्ज पर व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का भी प्रयास किया था। तो ये कौन सा शासक था? टीपू सुल्तान के बारे में ये बातें कही गई हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाई जयसिंह के संदर्भ में कहा गया है कि जयपुर शहर की स्थापना की थी इन्होंने। ये खगोल शास्त्र के बड़े जानकार थे और साथ ही इन्होंने लड़कियों की शादी में जो होने वाला खर्च था उसको नियंत्रित करने का भी प्रयास किया था। और अंत में दिया हुआ है कि जयपुर पर इन्होंने 20 सालों तक शासन किया है। तो इनके संदर्भ में पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन है ये सही हो जाएगा। जो चौथा कथन है ये गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने लगभग 44 वर्षों तक शासन किया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के शासक रणजीत सिंह के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। कहा गया है इनका जो संबंध था वो सुकर चकिया मिसल से था। बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है इसने यूरोपीय प्रशिक्षकों द्वारा अपनी फौज को भी प्रशिक्षण दिलवाया था। साथ ही मुगलों द्वारा लागू की गई जो भू राजस्व की व्यवस्था थी उसमें इन्होंने बदलाव किए थे। और अंत में कहा गया है कि लाहौर में तोप बनाने का कारखाना इनके द्वारा खोला गया था। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहले सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो तीसरा कथन है ये गलत है क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने मुगलों द्वारा जो लागू भू राजस्व व्यवस्था थी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के संबंध में कहा गया है कि इनके काल में पूरे कोल्हापुर में साहू का आधिपत्य हो गया था और फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी। साथ ही पेशवा के पद को इन्होंने और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया था। तो यहाँ पर हमारा दूसरा और तीसरा कथन सही हो जाएगा। पहला कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो बालाजी विश्वनाथ थे इन्होंने धीरे धीरे साहू का और अपना जो आधिपत्य था ये मराठा सरदारों और अधिकांश जो महाराष्ट्र पर कायम कर लिया था। लेकिन जो कोल्हापुर के नीचे वाला क्षेत्र था, जो कोल्हापुर के नीचे दक्षिण के इलाके थे, उन पर राजा राम के वंशजों का ही शासन रहा था। इसलिए जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं डचों के संदर्भ में। यहाँ पर कहा गया है इनकी जो दिलचस्पी थी वो भारत से अधिक जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड्स जो थे यहाँ पर थी। और फिर कहा गया है इन्होंने सूरत, केरल के कोचीन, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा में व्यापार केंद्र खोले थे और पुर्तगालियों से इन्होंने श्रीलंका को भी जीता था। तो इनके संबंध में सारे कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका जीता था। ये शायद आपको ना पता हो तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बात की गई है भारत में अंग्रेजों के आगमन के संदर्भ में। कहा गया है दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री जो इन्होंने खोली थी वो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई द्वीप को प्राप्त किया था। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बात की गई है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री के संदर्भ में ही। कहा गया है फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र थी और इसमें कंपनी के कर्मचारियों के घर भी होते थे और साथ में उत्पादन कार्य भी होता था। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो पहला और दूसरा है। तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उत्पादन कार्य नहीं होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद कहा गया है कि बंगाल में लागू जो द्वैत शासन व्यवस्था है उसके संबंध में कंपनी अब दीवान के रूप में सीधे राजस्व वसूल करने लगी थी। जो प्रशासन का दायित्व था वो नवाब पर था और जनता के हितों की रक्षा नवाब और कंपनी दोनों ही नहीं कर रहे थे। यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? ये सारी ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के दोहन के संदर्भ में कहा गया है इसके चलते भारत का जो निर्यात था उसके आयात की तुलना में अधिक हो गया था। और फिर कहा गया है बंगाल के राजस्व से भारतीय माल खरीदने की पूंजी निवेश, उसको पूंजी निवेश नाम दिया गया था। ठीक है, जो बंगाल के राजस्व से भारतीय माल खरीदा जाता था। फिर कहा गया है कि 19वीं सदी के अंत तक ये जो दोहन है ये भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग कितना फीसदी हो गया था, 6%। यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही है? सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। इस प्रश्न में कहा गया है कि अंग्रेजों ने भारत में यातायात की जो व्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए क्या कदम उठाए थे? नदियों में स्टीमर चलवाए थे, सड़कों द्वारा प्रमुख नगरों, बंदरगाहों और मंडियों को जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया था और रेलवे की शुरुआत की थी। तो यहां पर सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है कि 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली तार लाइन शुरू की गई थी और लॉर्ड डलहौजी ने डाक की दरें जो थी वो घटाकर देश में कहीं भी पत्र भेजने के लिए एक समान दर कर दी थी। इस प्रश्न में हमारा कौन सा कथन सही है? फिर से हमारे दोनों जो कथन है बिल्कुल सही है। और आप ये बताइएगा कमेंट कर कर कि 1853 में उस समय पर कौन था, गवर्नर जनरल जो भारत का था उस समय पर कौन था, इसको कमेंट करके बताइएगा। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कॉर्नवालिस द्वारा जो दिए गए पुलिस सुधार थे उनके संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। पहले में है कि इसने पुलिस थानों को पुरानी भारतीय व्यवस्था को लिया था पुलिस थानों में और उनको आधुनिक बनाया था। फिर कहा गया है इसका प्रधान जो होता था वो दरोगा भारतीय होता था और गांव में पुलिस की जिम्मेदारी चौकीदारों को दे दी गई थी। तो यहाँ पर इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? एक बार फिर से सारे कथन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके संदर्भ में कहा गया है कि ये बंगला वर्णमाला में लिखा है इन्होंने और फिर कहा गया है कि इन्होंने संस्कृत कॉलेज को गैर ब्राह्मणों के लिए खोल दिया था और बहुविवाह के खिलाफ इन्होंने आंदोलन भी चलाया है। तो इनके संदर्भ में ये सारी बातें सही हैं। फिर से देख लीजिए, बंगला वर्णमाला लिखी है इन्होंने और में नहीं लिखा है, इन्होंने लिखी है बंगला वर्णमाला। उसके बाद इन्होंने संस्कृत कॉलेज को गैर ब्राह्मणों के लिए खोला और इन्होंने बहुविवाह के खिलाफ भी आंदोलन चलाया। तो ये सारे कथन सही है। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सर सैयद अहमद खान के विषय में कहा गया है कि इन्होंने कुरान की व्याख्या समकालीन बुद्धिवाद के आधार पर की थी और आधुनिक शिक्षा के प्रसार को इन्होंने प्राथमिकता दी थी। साथ ही मुसलमानों को राजनीति से दूर रहने के लिए इन्होंने कहा था। तो यहाँ पर भी सारे कथन सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे अगर सारे कथन सही होते हैं तो भी आप पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। कोई भी स्टेटमेंट बनकर क्वेश्चन बनकर आपके सामने आ सकती है, कोई भी स्टेटमेंट, तो सब आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में पहला कथन है कि इसमें आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया और स्त्रियों की जो भागीदारी थी इसमें नगण्य रही और मुस्लिमों की जो भागीदारी थी वो सीमित थी। तो जो दूसरा कथन है वो गलत है क्योंकि आपको पता है कि ये पहला ऐसा मूवमेंट था, ऐसा आंदोलन था जिसमें स्त्रियों की भागीदारी देखी गई थी जो नगण्य नहीं थी। इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी, पहला और तीसरा सही है। फिर 19वीं सदी के अंत तक भारत में सांप्रदायिकता के विकास के क्या कारण थे? तो कारण देख लेते हैं। पहला कहा गया है कि मुस्लिमों का शैक्षणिक जो पिछड़ापन था वो और मध्यकालीन भारतीय संस्कृति को नकार कर प्राचीन भारतीय संस्कृति पर जोर दिया गया था और फिर उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर ये सभी कारण थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। पहला कथन है कि इस आंदोलन में जनता ने अपना नेतृत्व स्वयं किया था और उच्च वर्ग और नौकरशाह सरकार के प्रति वफादार रहे थे। साथ ही ये पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था। तो यहाँ पर कौन सा कथन हमारा सही है? ऑप्शन ए सही है क्योंकि ये पूरी तरह से अहिंसक नहीं था, इसमें हिंसा देखी गई थी, तो इसीलिए ये कथन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बात की गई है कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्ष को हमें देखना है कौन सा हमें सुमेलित करना है बेसिकली यहाँ पर। तो आपको पता है बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। तो ये सही हो जाएगा। और कानपुर अधिवेशन फिर दिया हुआ है, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा। वर्ष भी देख लीजिएगा कौन सा अधिवेशन कब हुआ है, ठीक है। और फिर गया अधिवेशन आता है, इसकी अध्यक्षता की गई थी CR दास के द्वारा और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं।
फिर से हमको एक बार सुमेलित करना है समाज सुधारक संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के साथ। तो जो देवबंद है इसको ये सुमेलित होगा 1866 से, और उसके बाद आता है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये 1870 हो जाएगा। परमहंस मंडली जो है ये 1849 हो जाएगा, और अहमदिया आंदोलन जो है ये हो जाएगा 1889। तो ये ईयर्स देख लीजिए, देवबंद आंदोलन 1866, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870, परमहंस मंडली 1849 और अहमदिया आंदोलन 1889। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अब हमको इन घटनाओं को उनके कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में हुई थी ये बताना है। वो कौन सा वाइसरॉय था? तो कहा गया है केरल में मोपला विद्रोह। देखिए, तो अगर आपको वर्ष पता होगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। वर्ष भी मैं बताती चलती हूँ। केरल में जो मोपला विद्रोह हुआ था ये 1921 में हुआ था। काकोरी की ट्रेन डकैती पता होना चाहिए आपको, कब हुई थी? 1925 में। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1923 में। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को स्थापित हुई थी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1, 3 और 2। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि किसके कार्यकाल में हुई थी। तो वो कार्यकाल कौन था इस समय पर? इस समय थे लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों के संदर्भ में। कहा गया है गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। फिर कहा गया है कि आरंभिक जो गुप्त मुद्राएं हैं और अभिलेख हैं ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और जो तीसरा कथन है उसमें कहा गया है इस वंश के प्रथम जो वास्तविक शासक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, और इन्होंने अपने राज्यारोहण के अवसर पर गुप्त संवत चलाया था। बिल्कुल सही बात है। देखिए, वास्तविक शासक की बात हो रही है, वो चंद्रगुप्त प्रथम ही थे। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे इसमें गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है कि इस काल में पहली बार दीवानी और जो फौजदारी कानून थे उनको परिभाषित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। राज्य भुक्तियों में बटा था और इसका जो प्रभार था वो विषयपति के अंतर्गत था। तो ये गलत है, क्योंकि भुक्तियों का जो प्रभारी था वो कौन था? उपरिक। ठीक है, और उच्च अधिकारियों को नकद वेतन दिया जाता था। ये भी सही है। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। फिर गुप्तकालीन समाज के संदर्भ में कहा गया है इस काल में शूद्रों और स्त्रियों को रामायण, महाभारत और पुराण जो था उसको सुनने का अधिकार मिल गया था, और सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण इसी काल में मिलता है। और इस काल में जातियों की संख्या जो थी वो बढ़ गई थी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा? ये तीनों के तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाकाटक वंश के संदर्भ में। ये ब्राह्मण बताए गए हैं और ये उत्तर महाराष्ट्र में और विदर्भ में शासन करते थे। यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही है वाकाटक वंश के संदर्भ में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने इस क्षेत्र में सातवाहनों का स्थान लिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं लोकायत दर्शन। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक चारवाक थे लोकायत दर्शन के। फिर प्रश्न है अकबर के प्रशासन के संदर्भ में। कहा गया है अकबर ने भू राजस्व के लिए वार्षिक अनुमान की पद्धति को फिर से लागू किया था और 1580 में देहसाला पद्धति लागू की थी। और खालसा जो क्षेत्रीय थे इनकी आय शाही खजाने में जाती थी, और जो इनाम क्षेत्र थे इसकी आय विद्वानों और पीरों को दी जाती थी। तो यहाँ पर कौन सा हमारा कथन सही हो जाएगा? सारे कथन सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात की गई है, दोनों कथन पढ़ लेते हैं पहले। कहा गया है कर निर्धारण की जो जाप्ती प्रणाली थी इसका प्रारंभ का श्रेय राजा तोडरमल को जाता है, और राजा तोडरमल जो थे ये पहले शेरशाह के अधीन कार्य करते थे। तो यहाँ पर भी दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये एक योग्य राजस्व अधिकारी थे। ठीक है, और ये पहले शेरशाह के अधीन कार्य करते थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मध्यकाल में जो प्रयोग होने वाला रहट था, रहट ये क्या था? तो रहट एक सिंचाई में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी थी। ऑप्शन सी। फिर बात की गई है सल्तनत काल में गैरिसन शहर क्या थे? तो ये कौन से शहर होते थे? ये किलेबंद बस्ती जहां पर सैनिक रहते थे उनको कहते थे गैरिसन शहर। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, और बंगाल का जो विभाजन था ये 16 अक्टूबर 1905 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया था। यहाँ पर फिर से हमारे ये दोनों कथन सही हैं। इनकी डेट्स याद रखनी है। ये जुलाई 1905 में
इसके विभाजन की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, जास्कर पर्वत श्रेणी जो है इसका निर्माण हिमालय से पहले हो गया था और जो वृहद हिमालय है ये लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। फिर कहा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? ये पहला, और जो तीसरा कथन है ये बिल्कुल सही है। जो दूसरा कथन है यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये मेन बाउंड्री फॉल्ट ना होकर मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये दर्रे देखने हैं कौन से सही सुमेलित हैं। मणिपुर तुजू दर्रा बिल्कुल सही है। जेलेपला सिक्किम में पड़ता है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। और दीफू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। पांगसाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। तो जो सही है वो पहला और चौथा है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। एक बार इनको देख लीजिए, दर्रों को इंपॉर्टेंट है। तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है और जो दीफू, ये सिमिलर लगते हैं तो इनको देखना इंपॉर्टेंट है। और जो दीफू है ये अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला कई बार पूछा जा चुका है, सिक्किम में है। और पांगसाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। बात की गई है नंदा देवी जो है ये कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, बिल्कुल सही बात है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू में मिलती है और हिमालय के सर्वोच्च शिखर नेपाल हिमालय में मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कुमाऊं हिमालय की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए ये कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र किन दो नदियों के बीच में आता है। अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। कोई भी छोटी चीज़ भी अवॉइड मत करिएगा, सब कुछ ध्यान से पढ़िएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें इसको मैच करना है। माही नदी विंध्याचल से मिल जाएगी, लूनी नदी नाग पर्वत, साबरमती नदी मेवाड़ की पहाड़ियाँ और वैगई नदी वर्षानद पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमें मिट्टी की पहचान करनी है। ये कौन सी मृदा है? यहाँ पर विशेषताएं दी हुई हैं। कहा गया है ये अत्यधिक निक्षालित मिट्टी है। उसके बाद कहा गया है कि लो ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, इसमें ह्यूमस की कमी होती है, आग्नेय और कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से बनती है। तो देखिए, लो ऑक्साइड के नाम से हम समझ जाते हैं कि ये लाल मिट्टी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लाल मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। फिर बात की गई है कि सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में। तो ये आसान प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी यानी कि एल्यूवियल सोइल। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित है। तो कौन इसमें सही सुमेलित है देख लेते हैं। किशाऊ जो परियोजना टॉन्स नदी में दी गई है और पोचमपात कावेरी नदी में, पोलावरम गोदावरी में। तो यहाँ पर जो सही है वो पहली और तीसरी है, यानी कि जो किशाऊ परियोजना है ये टॉन्स नदी में है और पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी में है। ठीक है, लेकिन जो पोचमपात परियोजना है ये भी गोदावरी नहीं नदी पर है, ना कि कावेरी। ठीक है, तो पोचमपात और पोलावरम दोनों पास हैं, पोस हैं बेसिकली, तो ये गोदावरी की है, याद रखिएगा। और किशाऊ परियोजना टॉन्स नदी पर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है पहले देख लेते हैं ऑप्शंस। सुरू घाटी कारगिल में बताई गई है, कांगड़ा घाटी ताबो मठ और स्पीति घाटी धर्मशाला। तो जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों ही ये सुमेलित नहीं है। कांगड़ा जो घाटी है ये धर्मशाला में है और स्पीति घाटी कहाँ है? ताबो मठ में। ठीक है, तो सुरू घाटी कारगिल में हो जाएगी, कांगड़ा घाटी धर्मशाला में और स्पीति घाटी कहाँ हो जाएगी? ताबो मठ में। इनको आप 2-3 बार अगर सुन लेंगे मेरे बोलने से ही, तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। इसीलिए जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं थोड़े रटने वाले उनको मैं रिपीट कर देती हूँ। फिर इस प्रश्न में बात की गई है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन ये कौन से हैं। तो ये कौन से वन है? ये है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर आगे देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी है। तो वो कौन सी नदी है? वो है सतलज। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहा गया है सीस्मोग्राफ के स्केल, तो मर्केली, रॉसी और रिक्टर ये सारे ही स्केल हैं सीस्मोग्राफ के। जो सबसे ज़्यादा अभी प्रचलित है, नया है, वो है रिक्टर। ठीक है, आगे बात की गई है भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार कारक। तो पहला दिया हुआ है खनन, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अत्यधिक सिंचाई, सीमेंट उद्योग में जो प्रयुक्त खनिज प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर सारे ही हैं कारक, ऑप्शन डी हो जाएगा।
फिर बात की गई है हिमालयन यव की। ठीक है, पहला कथन देख लेते हैं। इसकी जड़ों, पत्तियों और छाल से निकलने वाले रसायन से कैंसर निरोधक दवा बनाई जाती है और भारत में ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम और सिक्किम में मिलता है। फिर कहा गया है IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। तो कौन सा यहाँ पर हमारा कथन सही है? पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है ये गलत है, क्योंकि जो इसकी श्रेणी है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी ना होकर केवल एंडेंजर्ड श्रेणी है। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। पत्तियां और छाल से जो निकलने वाला रसायन है वो कैंसर निरोधक दवा में आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट इस प्लांट का यूज होता है। पत्तियां, छाल और जड़ें भी। ठीक है, और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम और सिक्किम में पाया जाता है। यहाँ पर हमने करेक्ट आंसर देख लिया है, ऑप्शन ए है। फिर बात की गई है वर्षा जल संग्रहण से संबंधित, सही हमको देखना है कौन सा है। जोहड़ कहा गया है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए बनाए गए जो भूमिगत टैंक होते हैं वो हैं। टाका शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण के लिए खेतों के लिए बनाए गए गड्ढे हैं। और गुल जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिकाएं हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है? जो तीसरा है ये बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जोहड़ होते हैं ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण के लिए खेतों में बनाए गए गड्ढे, यानी कि इसका मैच इससे हो जाएगा, ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है। और टांका जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में घर में बन जो पानी का जो पीने का पानी है उसको संग्रहित करने के लिए बनाए गए भूमिगत टैंक है। तो यानी कि टांका जो है ये घर में बनाया जाता है और जोहड़ जो है ये खेतों से संबंधित है। और गुल दिया हुआ है पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों में सिंचाई के लिए जो बनाई गई वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये सही है, आपने देख लिया है। टांके का संबंध, जो टांका है इसका संबंध घर से है और जोहड़ का संबंध खेत से है। अगला देखते हैं, ऑप्शन हमने देख लिया है कौन सा, सी करेक्ट था इसमें। फिर हमें देखना है कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बांस स्ट्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। तो कौन सा राज्य है वो हो जाएगा मेघालय। ठीक है, इस प्रश्न में आते हैं। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की खेती की शुरुआत बाबा बुदान पहाड़ियों से की गई थी। और फिर कहा गया है वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार चाय की पत्तियों में विकास के लिए सहायक होती है। तो यहाँ पर दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में कौन सी किस्म की कॉफ़ी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है? ये अरेबिस्क है कि दूसरी है? क्या आंसर होगा यहाँ पर? देखिए, भारत में मेनली अरेबिका और रोबस्टा ये दोनों कॉफ़ियों का उत्पादन होता है। और जो अरेबिका का यहाँ पर दिया हुआ है बाबा बुदान पहाड़ियों में सबसे पहले इनकी शुरुआत की गई थी इसी खेती की, ये बेसिकली येमेन से लाई गई थी। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि भारत में कौन सी कॉफ़ी की वैरायटी है जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? इसको आप कॉमेंट कर बताइएगा सही आंसर अगर आपको पता है तो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने आंसर देख लिया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, राट होल माइनिंग ये न्यूज़ में था। तो पहले में कहा गया है खनन की ये विधि जो है ये मेघालय में प्रचलित है। और इस प्रकार में क्या होता है कि खनिज खनन का स्वामित्व सरकार के पास ना होकर व्यक्ति व समुदायों को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही हो जाएगा वो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए, राट होल माइनिंग है तो बहुत छोटी सी जगह से लोगों को अंदर घुसना पड़ता है और माइनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम राट होल माइनिंग पड़ा है। फिर बात की गई है गोलान हाइट्स की, ये कहाँ पर क्षेत्र स्थित है? तो ये भी न्यूज़ में रहा है। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य पूर्व में। ठीक है, तो ये विवादित क्षेत्र रहा है। इसको माना जाता है कि ये विश्व में इसको सीरिया का माना जाता है क्षेत्र, लेकिन कब्जा इस पर इजराइल का है, इसीलिए विवादित है। और ये मध्य पूर्व में है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है वो है पेटागोनिया मरुस्थल। ये उष्ण कटिबंधीय नहीं है। ये कौन सा मरुस्थल है? यह है शीतोष्ण मरुस्थल। ठीक है, फिर बात की गई है, हमें इनको सुमेलित करना है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों का देश। ठीक है, तो ये चौथे से मिल जाएगा। जो बैकाल झील है इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। फिर थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाथी की भूमि। और बहरीन है मोतियों का द्वीप। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है संकेतक प्रजाति, ये क्या है? तो ऑप्शंस देख लीजिए आप, फिर जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताती हूँ।
संकेतक प्रजाति ऐसी प्रजाति है जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होती है। ठीक है, वो संकेत करती है एक तरह से। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है स्वैम्प जो है ऐसी आर्द्र भूमि है जिसमें वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। कच्छ या मार्श आर्द्र भूमियों में वृक्ष पाए जाते हैं। बॉग या दलदल अम्लीय प्रकृति के होते हैं और इनमें पीट का संचय होता है। तो यहाँ पर जो कथन सही है वो केवल तीसरा सही है, पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वैम्प जो है वो ऐसी आर्द्र भूमि होती है जिसमें वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और कच्छ या मार्श जो होते हैं इनमें वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, स्वैम्प में वृक्ष पाए जाते हैं और कच्छ या मार्श जो होते हैं इनमें वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। और बॉग या दलदल जो है ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फिर आगे देखते हैं, सुपोषण के संबंध में कथन दिए हुए हैं। देखिए, सुपोषण की इंग्लिश क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको। यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन होता है। कहा गया ये केवल मानवीय कारकों से होता है और इसके कारण जलीय निकाय में ऑक्सीजन अपर्याप्तता की समस्या पैदा होती है। तो कौन सा कथन सही है? दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि ये प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारकों से होता है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड से संबंधित कहा गया है जो स्थलीय पारितंत्र के बारे में के लिए बायोमास पिरामिड जो है ये हमेशा सीधा होता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संख्या पिरामिड हमेशा सीधा होता है और ऊर्जा पिरामिड जो है ये सदैव सीधा होता है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा कथन सही है? तो पहला और तीसरा जो कथन है ये सही हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ गलत है, क्योंकि जो संख्या पिरामिड है ये सीधा भी हो सकता है और ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, फिर बात की गई है कि सुमेलित हमें देखना है कौन सा सही है। माइकोराइजा ये कहा गया है कि पेड़ की जड़ों को पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता करने वाला ये एक कवक है। और दीमक क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और फिर राइजोबियम दलहनी पौधों की जड़ों पर पाया जाता है। तो देखिए, राइजोबियम तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप समझ गए होंगे, सही है। तो पहला और दूसरा ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दीमक का संबंध नाइट्रोजन स्थिरीकरण से होता है, ये याद रखिएगा। और जो ये दिया हुआ है माइकोराइजा, ये पेड़ की जड़ों को पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता करने वाला एक फंजाई है। फिर इनमें से देखना है कौन सा जीवन भर बिना पानी पिए रह सकता है। तो वो कौन सा है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। कंगारू चूहा ये जीवन भर बिना पानी के रह सकता है। ये जो होता है ये अपने मूत्र को ठोस रूप में उत्सर्जित करके जल को संरक्षित करता है और ये जन्म से मृत्यु तक बिना पिए जीवित रह सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखिएगा, कंगारू चूहा इसका आंसर है। फिर जल प्रदूषण के संबंध में कि जो बिंदु स्रोत होते हैं, पॉइंट सोर्सेस, उनके बारे में उसमें क्या क्या शामिल है? तो नगर पालिका का सीवेज स्थल, फैक्ट्रियों का बहिस्राव स्थल, कृषि क्षेत्र का बहाव, खुले में शौच, शहर में वर्षा जल का बहाव। तो पहला और दूसरा जो है ये दोनों पॉइंट स्रोत हैं। ठीक है, एक पॉइंट से आ रहे हैं, इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा। फिर ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूरी तरह से मानव जनित है? एंथ्रोपोजेनिक है, यानी कि मानव जनित है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तापीय प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पूछा गया है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कोयला दहन बिजली संयंत्र, तटीय इलाकों में वनोन्मूलन, पेट्रोल शोध कारखानों में जो शीतलन से निकलने वाला गर्म जल है। तो यहाँ पर सभी हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें ई वेस्ट के संदर्भ में दिया हुआ है, कहा है कि इसमें सीसा और कैडमियम जैसी जो भारी धातुएं हैं वो पाई जाती हैं और इससे निकलने वाली धातुएं किडनी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, इन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। ये भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर सकता है। तो यहाँ पर ये सारे बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर जैव उपचार की इन सीटू विधियाँ कौन सी हैं? तो इनमें से इन सीटू कौन सी हैं? पहली दी हुई है बायोवेंटिंग, फिर बायोस्टिमुलेशन और बायोपाइल्स। तो यहाँ पर पहली और दूसरी जो है ये इन सीटू है। बायोवेंटिंग क्या होता है सुन लीजिए। बायोवेंटिंग में इसमें वायु और पोषक तत्वों को प्रदूषित मृदा तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और बायोस्टिमुलेशन क्या होता है? इसमें इंजेक्शन कूप के माध्यम से पोषक तत्वों को प्रदूषित मृदा में भेजकर मृदा प्रदूषण को समाप्त करने वाले जो सूक्ष्म जीवी हैं उनकी वृद्धि को प्रेरित किया जाता है। तो ये दोनों इन सीटू हो गए हैं। और बायोपाइल्स जो है ये इन सीटू नहीं है, ये एक्स सीटू की कैटेगरी में आएगा। ये क्या होता है? ये लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग का मिश्रित रूप है
और इसका जो प्रयोग है वो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से दूषित जो प्रदूषित सतह होती है उसके उपचार में किया जाता है बायोपाइल्स। देखिए पी आ रहा है तो वो पेट्रोलियम के प्रदूषण से संबंधित जो मृदा है उससे संबंधित है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट है वो ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, हमें देखना है कौन सुमेलित है। तो फर्न दिया हुआ है आर्सेनिक अवशोषण से, ब्राह्मी दिया हुआ है दलदल से कैडमियम को दूर करना, विलो पेड़ दिया हुआ है मृदा से भारी धातुओं का अवशोषण, और हाइड्रेंजिया दिया हुआ है मृदा से एल्यूमिनियम को दूर करना। तो ये सभी बिल्कुल सही सुमेलित हैं। फिर से देख लीजिए, फर्न आर्सेनिक अवशोषण से, ब्राह्मी जो है ये दलदल से कैडमियम को दूर करता है, और उसके बाद विलो पेड़ जो है ये मृदा से भारी धातुओं को अवशोषित करता है, और हाइड्रेंजिया क्या करता है, एल्यूमिनियम को दूर करता है। ठीक है, तो हाइड्रेंजिया, एल्यूमिनियम, ब्राह्मी, कैडमियम और फर्न आर्सेनिक। आगे जैव विविधता ह्रास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पहले दिया हुआ है मानव और प्रकृति जनित प्रदूषण जो है, प्रजातियों के आवास नष्ट होना, किसी क्षेत्र में विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, और जनसंख्या वृद्धि और गरीबी। तो यहाँ पर सारे कारक हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर IUCN की रेड लिस्ट के संदर्भ में कहा गया है, इसमें प्रजातियों को उनकी स्थिति के मुताबिक 6 श्रेणियों में रखा गया है। ये वैश्विक जैव विविधता के स्वास्थ्य मापन करता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन हमारा सही है? दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो श्रेणियां हैं वो 6 ना होकर 9 है। ठीक है, तो इसमें प्रजातियों को उनकी स्थिति के मुताबिक 9 श्रेणियों में रखा गया है, ना कि 6 श्रेणियों में। और ये वैश्विक जैव विविधता के स्वास्थ्य का मापन करता है, बिल्कुल सही बात है। अब कौन सुमेलित है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिया हुआ है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर दिया हुआ है घड़ियाल एंडेंजर्ड, और गंगा शार्क जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित बताना है? पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। जो गंगा शार्क है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और जो घड़ियाल है ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही है, इसीलिए यहाँ पर ये गलत है। तो तीनों ही किस कैटेगरी में आते हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आगे नेशनल पार्क के संदर्भ में कहा गया है, इसके लिए संरक्षित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? केंद्र सरकार। और जो इसकी सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होता है। यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसको संरक्षित किए गए जो क्षेत्र हैं ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में कहा गया है, इसका नामकरण केंद्रीय सरकार करती है। और क्रोड जो सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है, इसमें मॉनिटरिंग के साथ केवल शोध कार्यों को ही मंजूरी दी जाती है, और बफर क्षेत्र में पर्यटन की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला और तीसरा कथन सही है, क्योंकि जो सबसे आंतरिक क्षेत्र है इसमें मॉनिटरिंग की जाती है, शोध कार्यों को मंजूरी यहाँ पर नहीं दी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, 3 इसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्रोड, उसके बाद बफर क्षेत्र आता है, और उसके बाद अंत में आता है संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, तो जो क्रोड क्षेत्र है सबसे अंदर वाला, इसमें मॉनिटरिंग के लिए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा सभी का प्रवेश जो है वो वर्जित होता है। फिर आता है जो बफर क्षेत्र, बीच का जो क्षेत्र है ये बफर क्षेत्र है, ये क्रोड क्षेत्र के चारों ओर का होता है क्षेत्र, और इसका क्या होता है, इसमें अनुसंधान, शोध और जो परंपरागत उपयोग और पुनर्वास आदि के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और इस क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, पर्यटन, मनोरंजन क्रियाओं की अनुमति दी जाती है। फिर जो सबसे बाहर का क्षेत्र होता है ये संक्रमण क्षेत्र होता है, और ये बफर के बाहर होता है, बस इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पहले में कहा गया है ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है, और ये केवल मानव जनित परिस्थितियों के कारण होती है। फिर कहा गया है इसके लिए तीव्र औद्योगिकीकरण, संसाधनों का दुरुपयोग, सौर कलंक चक्र जैसे कारण जो है ये जिम्मेदार होते हैं। तो दूसरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये मानव जनित नहीं होता है, ये कई बार इसके लिए कौन से नेचुरल यानी कि प्राकृतिक फैक्टर्स भी इसमें उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक और मानवीय दोनों उत्तरदायी होते हैं। जैसे आप यही देख रहे हैं सौर कलंक चक्र, तो ये यहाँ पर एक प्राकृतिक कारण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर कहा गया है कि पृथ्वी की सतह को गर्म रखने के लिए प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव मौजूद रहता है। ये बिल्कुल सही बात है। मीथेन की वैश्विक तापन क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से कम होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जो वैश्विक तापन क्षमता है ये बहुत अधिक है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सी ओजोन विघटनकारी गैस है? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? ऑप्शन सारे देख लेते हैं एक बार। तो
ये सभी ओजोन विघटनकारी गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। फिर देश के 24वें कंट्रोलर जनरल एंड अकाउंट्स का पद किसने संभाला है? तो कंट्रोलर जनरल एंड अकाउंट्स का पद संभाला गया है सोमा रॉय बर्मन के द्वारा। ठीक है। फिर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस देश को 4 साल के लिए वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये करा है रूस को, जिसकी वजह से वो आगे आने वाले जो ओलंपिक्स होंगे उसमें भी भाग नहीं ले पाएगा। भारत की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया है। फिर पुरुष ओडीआई मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन सी हैं? तो ये हैं जीएस लक्ष्मी। ठीक है, ये जीएस लक्ष्मी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसरो ने अपना तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ पर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसरो के 2 ऑलरेडी रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स हैं, वो कहाँ कहाँ हैं ये भी पता होना चाहिए हमको। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। ये कुलशेखरपट्टनम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया है तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ बन रहा है इसरो का? कुलशेखरपट्टनम। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में है। और इसके अलावा जो 2 अन्य हैं वो दोनों के दोनों श्रीहरिकोटा में है। तो याद रखिएगा, ऑलरेडी जो है वो श्रीहरिकोटा में है, नया कुलशेखरपट्टनम में बन रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर किस राज्य को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ओडिशा को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 के रूप में चुना है? तो ये वर्ड था संविधान। ऑप्शन बी। फिर उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, इसके संदर्भ में कहा गया है कि ऐसे किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जिनके खेतों में काम करने के दौरान मृत्यु हो जाती है या वो अपंग हो जाते हैं। तो खेतों में काम करने के दौरान अगर ऐसा होता है, और ये 18 से 60 साल तक के किसानों को कवर करेगा। तो यहाँ पर हमारा केवल पहला जो कथन है वो सही होगा, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर 18 से 60 नहीं, 18 से 70 साल तक के किसानों को कवर किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका जो तीसरा सत्र है ये कहाँ पर, इसमें किस राज्य ने सर्वाधिक मेडल जीते? तो इसमें कौन सा राज्य था सर्वाधिक मेडल जीतने वाला? महाराष्ट्र। ठीक है। और असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा सीजन संपन्न हुआ था और सर्वाधिक मेडल्स महाराष्ट्र ने जीते। फिर वज्र प्लेटफॉर्म का संबंध के संदर्भ में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित पेमेंट सिस्टम है और इसे एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गोवा में जो होने वाले 2020 के राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभांकर जो रूबिगुला है ये क्या है? तो ये क्या है इनमें से? रूबिगुला एक फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। और देश का पहला पशु युद्ध स्मारक ये बन रहा है यूपी के मेरठ में। आगे प्रश्न है, विश्व बैंक के द्वारा जारी दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट 2020-21 के लिए भारत की जो वृद्धि दर है ये कितनी अनुमानित की गई थी? तो ये अनुमानित की गई थी 1.5 से 2.8%। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1.5 to 2.8% इसको अनुमानित किया गया था। फिर यानोमामी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये निवास करती है ओरिनिको नदी बेसिन में। ठीक है, ओरिनिको नदी बेसिन में निवास करती है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो यानोमामी है इन्हें दक्षिण अमेरिकी भारतीय भी कहा जाता है और ये दक्षिणी वेनेजुएला में ओरिनिको जो नदी बेसिन है, बेसिन के दूर दराज के जो जंगल हैं वहाँ पर रहते हैं और उत्तरी ब्राज़ील में अमेज़न नदी बेसिन के सबसे उत्तरी तक इनकी पहुँच है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे भारत को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 77वां। ठीक है, यानी 77th। फिर राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको पता होगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर आता है कि 24 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लाए गए निर्णय के तहत इनमें से किसे राज्य का 17वां नगर निगम बनाया गया? तो 24 अप्रैल 2018 में ऐसा लाया गया था। तो ये कौन सा 17वां बना था नगर निगम? ये बना था शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर बना था 17वां, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर आगे बात की गई है स्माइल मशाल ज्योति की,
ये जुलाई 2019 में को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्माइल मशाल ज्योति इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इसके तहत जो जन्मजात विकृत होंठ और तालू की समस्या के उपचार के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य था, स्माइल मशाल ज्योति कार्यक्रम का। तो यहाँ पर इसके संदर्भ में दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती? तो इसके लिए देखिए मैप आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो उत्तराखंड से पूछ रहे हैं कौन से जिले की सीमा नहीं लगती है यहाँ पर, तो वो है अमरोहा। ठीक है। फिर गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के कौन से प्रमुख नगर हैं? फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर और बागपत में। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा है। बागपत गंगा नदी के किनारे नहीं है। इसके अलावा जो अन्य गंगा नदी के किनारे स्थित हैं उसमें कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, गाजीपुर, ये सब भी सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? जौनपुर में, इनमें से। फिर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य दिया हुआ है ललितपुर, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। फिर सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य दिया हुआ है यहाँ पर एटा से, तो ये एटा में ना होकर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है महाराजगंज में। और पार्वती अरंगा जो है ये बिल्कुल गोंडा में सही मिला हुआ है। तो जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पर पड़ता है? महाराजगंज में। आगे सरधाना महोत्सव के संदर्भ में हमें देखना है किस जिले से में मनाया जाता है इसको, इसका संबंध किस जिले से है? तो रामपुर, मेरठ, संभल या महोबा में से। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरठ। ठीक है, सरधना महोत्सव मेरठ से संबंधित है। फिर कर्मा नृत्य के संबंध में पूछा गया है कौन से जिले से संबंधित है? ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर। कर्मा नृत्य मिर्ज़ापुर से संबंधित है। आगे उत्तर प्रदेश में खेल गांव की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो वो कौन सा स्थान है? वो है आगरा, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। फिर पाई डे जो है वो 17 मार्च को मनाया जाता है। ये जो पाई है ये ग्रीक अक्षर को समर्पित है और पाई जो है ये अपने त्रिज्या के वर्ग से विभाजित वृत्त का क्षेत्र भी होता है। तो कौन सा यहाँ पर हमारा कथन सही है? दूसरा और तीसरा कथन सही है। ये 17 मार्च को नहीं 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। फिर साइनोबैक्टीरिया के संबंध में कहा गया है ये सभी प्रकार के पानी में पाए जाते हैं, एक कोशिकीय जीव हैं और ये परपोषी हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तीसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए ये परपोषी ना होकर स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये जीव सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही है। फिर जेनोबॉट्स, ये क्या है? जेनोबॉट्स ये दुनिया का पहला लिविंग रोबोट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यूएसए के वैज्ञानिकों ने ये दुनिया का सबसे पहला जीवित रोबोट बनाया है, इसका नाम जेनोबॉट्स रखा है। और इसमें जो छोटे रोबोट को अफ्रीकन क्लाउड फ्रॉग की कोशिकाओं से बनाया गया है। ठीक है, तो एक जीव के लिया गया है, इसीलिए इसको जेनोबॉट्स को लिविंग रोबोट कहा जाता है, पहला लिविंग रोबोट। फिर कोशिका भित्ति के संदर्भ में हमको देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। कहा गया है सेल्यूलोज की बनी होती है, अर्धपारगम्य होता है और सजीव होती है। तो सही नहीं बताना है, दूसरा और तीसरा जो है ये सही नहीं है यहाँ पर, बाकी पहला सही है। देखिए जो पादप कोशिकाएं हैं ये चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण से घिरी होती हैं। ठीक है, और इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सेल्यूलोज की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। ये पारगम्य होती है। ठीक है, अर्धपारगम नहीं, पारगम्य होती है और ये निर्जीव होती है। ये पादप कोशिका को एक निश्चित रूप भी प्रदान करती है। तो ये पॉइंट्स आपको पता चल गए हैं। अगला प्रश्न है गोल्जी काय किसमें नहीं पाया जाता है? तो स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिका में, बैक्टीरिया में या नीले हरे शैवाल में, किसमें नहीं पाया जाता है? इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए गोल्जी काय जो है ये कोशिका का मुख्य श्रवण अंग होता है। ठीक है, और ये कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं, स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं, जीवाणुओं की में नहीं पाया जाता है। तो इन सब में नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। विषाणु के सजीव होने के क्या लक्षण है? देखिए विषाणु तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है वायरस। तो पहला कथन देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कहा गया है इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है, ये जीवित कोशिका में सक्रिय होते हैं और एंजाइम का संश्लेषण करने लगते हैं।
फिर इन्हें क्रिस्टल के रूप में कई वर्षों तक रखा जा सकता है। तो जो पहला का ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 और 2। इन्हें क्रिस्टल के रूप में कई वर्षों तक नहीं रखा जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लाइकेन के संदर्भ में पहला का जो कथन दिया हुआ है वो कहा गया है, ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोगशाला के प्रयोग किया जाने वाला जो लिटमस पेपर जो है इसमें रोसेला लाइकेन का प्रयोग होता है। देखिए लिटमस पेपर का तो प्रयोग किया होगा आपने स्कूल टाइम पर, तो इसमें कौन सा लाइकेन होता है, यहाँ पर रोसेला लाइकेन दिया हुआ है। ये सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रोसेला लाइकेन का प्रयोग होता है लिटमस पेपर बनाने में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसको खाद्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हमको इनको उनके अनुप्रयोग के साथ सुमेलित करना है। पहले दिया हुआ है अल्वा, तो ये समुद्री सलाद हो जाएगा। नॉस्टॉक जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण से हो जाएगा। फिर कारा शैवाल जो है ये मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। और सारगासम शैवाल ये मवेशियों का चारा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से हमको इसको सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। धान का जो खैरा रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है, ये होता है जिंक की कमी के कारण। देखिए धान का खैरा रोग इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ये जिंक की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। फिर आता है अगला, मटर का जो मार्श रोग है ये मैंगनीज की कमी के कारण होता है। मटर का माँ से मार्श रोग और माँ से मैंगनीज की कमी से होता है। तो मटर का मार्श रोग किसकी कमी से होता है, मैंगनीज की कमी से। फिर नींबू का जो लिटिल लीफ रोग होता है ये कॉपर की कमी से होता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से। और जो फूल गोभी में विप टेल होता है ये होता है मॉलिब्डेनम की कमी से। तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, थोड़ा रटने वाला पॉइंट है। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे ऑर्थोपोडा संघ के संदर्भ में कहा गया है, इसमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनके जीवन चक्र में लार्वा अवस्था में पाई जाती है और इसमें केवल बाह्य निषेचन होता है। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के निषेचन होते हैं, बाह्य और आंतरिक। निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है घर्षण बल के संदर्भ में कहा गया है कि इसका मान संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। द्रव सतहों के बीच घर्षण बल जो होता है वो सबसे कम होता है। इसमें हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला और तीसरा जो है ये सही नहीं है, दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए ये जो है दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए पहला गलत है। और फिर कहा गया है, दूसरे में कहा गया है कि द्रव सतहों के बीच घर्षण बल सबसे कम होता है, तो इसलिए गलत है क्योंकि सबसे कम गैस के बीच में घर्षण बल होता है। ठीक है, थोड़ा कॉमन सा पॉइंट है, कॉमन सेंस का, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भी देख लीजिएगा, अगर साइंस पढ़ी है तो पता होगा। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव के संदर्भ में कहा गया है, इसके माध्यम से सुदूर तारों और गैलेक्सी के पृथ्वी के सापेक्ष वेग और उनकी गति की दिशा का पता लगाया जाता है और इसके माध्यम से ही ब्रह्मांड के विस्तार का पता लगाया जाता है। कौन सा हमारा सही हो जाएगा, देखिए सही नहीं पूछा गया है, ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, इसलिए जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस का में पहले। तो इसका आंसर अब जल्दी से बताइए कौन सा होगा ऑप्शन। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तो उनको व्यक्ति को अपना भार सबसे अधिक मालूम पड़ता है। फिर समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, तो समुद्र नीला दिखाई पड़ता है हमको किस लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और आंख में आइरिस का क्या काम है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना, या प्रकाश की दिशा में बदलाव करना जो आंखों में प्रकाश जाता है उसकी, और प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना या इस पर प्रतिबिंब बनता है। तो क्या काम होता है यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये आइरिस जो है ये आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिर गामा किरणों के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करना है। पहले में कहा गया है ये किरणें विद्युतः उदासीन होती हैं, इनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और माध्यम जो है इनके
इनके माध्यम से जीव कोशिकाएं नष्ट की जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो बी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। तो ऐसा नहीं होता है, इनकी गतिज ऊर्जा का मान बहुत कम होने के कारण ही इन किरणों से गैसों का आयनित करने की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, हमको मैच करना है इस प्रश्न में फिर से। पोटाश एलम, इसका प्रयोग जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। कॉपर सल्फेट जो है ये विद्युत लेपन से हो जाएगा संबंधित, और पोटाशियम नाइट्रेट का संबंध है गन पाउडर बनाने से। सोडियम बाइकार्बोनेट डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण से। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। पोटाश एलम जल शुद्धिकरण से हो जाएगा, कॉपर सल्फेट विद्युत लेपन में, पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो गन पाउडर बनाने में, और सोडियम बाइकार्बोनेट डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण में। ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बात की गई है कि किन धातुओं में संक्षारण यानी कि कोरोजन जो है वो नगण्य होता है। तो सोना, प्लैटिनम, तांबा और लोहा। तो सबसे कम किस में होता है? ऑप्शन हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, सोना और प्लैटिनम, ऑप्शन डी 1 और 2। फिर है ऑक्सीजन के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो ऑक्सीजन के संबंध में ये नहीं सही है, ये गैस जलती है, तो ये गलत है इसके बारे में। ये गंधहीन गैस है, बिल्कुल सही बात है। ये ठंडा करने पर नीले रंग के द्रव में बदल जाती है और इसके 3 समस्थानिक हैं। ये सारे कथन इसके बारे में सही है। फिर सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये है जेनॉन। जेनॉन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। शंकर आचार्य समिति, ये किससे संबंधित है? इसका संबंध है नए वित्त वर्ष की व्यवहारिकता की जांच करने से। ठीक है, तो जुलाई 2016 में जो पूर्व आर्थिक सलाहकार थे शंकर आचार्य, इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसका कार्य था कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है अप्रैल से मार्च की जगह नए वित्त वर्ष की व्यवहारिकता की जांच करना था। ठीक है, तो इस समिति ने वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर करने की सिफारिश कर रखी है। तो याद रखिएगा शंकर आचार्य समिति का संबंध किससे है। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा हैं? सरकारी उपक्रमों से जो प्राप्त लाभांश है, करेंसी छपाई से प्राप्त आय, ब्याज प्राप्तियां या ऋण वसूली। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों जो प्राप्तियां हैं ये राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा हैं। आगे देखते हैं राजकोषीय घाटे के संदर्भ में। उच्च राजकोषीय घाटे के कारण क्राउडिंग प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। राजकोषीय घाटा जो है ये मुद्रास्फीति में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, उच्च राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में जो कुल निवेश है, पूंजी निवेश और पूंजी निर्माण में कमी आती है, और इसको ही क्राउडिंग प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हमने देख लिया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इसके बारे में दिया गया है। कहा गया है सरकार के द्वारा घाटे के बजट की भरपाई के लिए जो ली गई आंतरिक बाजार उधारी की वजह से ये बढ़ता है, और इसके चलते निवेश की दर पर नकारात्मक असर पड़ता है, और इससे बैंक और वित्तीय संस्थाओं के पास तरलता में कमी आती है। तो यहाँ पर ये सारे कथन सही हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर सरकार द्वारा घाटे के बजट की भरपाई के लिए आंतरिक बाजार उधारी की वजह से ये बढ़ जाता है, और निवेश की दर जो है उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा, और बैंक और जो वित्तीय संस्थान है उनकी तरलता भी कम हो जाती है। आगे न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स के बारे में दिया गया है। ये केवल निजी क्षेत्र की कॉर्पोरेट इकाइयों पर लागू होता है। ये शून्य लाभ प्रदर्शित करने वाली कंपनियों पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो सही हो जाएगा, जो पहला है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ कॉर्पोरेट इकाइयों पर, निजी कॉर्पोरेट इकाइयों पर, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर भी लागू होगा न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स यानी मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। फिर कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में कहा गया है। ये व्यवस्था जीएसटी व्यवस्था के तहत छोटे कारोबारियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ली गई है। उसके बाद इस योजना के तहत सेवा प्रदाताओं को नहीं शामिल किया जाता है, और रेस्तरां इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ पर जो कथन सही है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत कारोबारियों को प्रत्येक 3 रिटर्न दाखिल करने की बजाय हर 3 माह में केवल 1 रिटर्न दाखिल करना होगा। ठीक है, कि प्रत्येक माह वो 3 बार करें, इससे अच्छा है कि वो तिमाही में केवल 1 रिटर्न ही दाखिल उनको करना पड़े। इस योजना का केवल वस्तु
वस्तु का कारोबार करने वाले ही कर सकते हैं इस योजना। कॉम्पोजिशन जो स्कीम है, जो वस्तु का कारोबार कर रहे हैं वही कर सकते हैं इसका प्रयोग। लेकिन सेवा का व्यापार रेस्टोरेंट को छोड़कर, देखिए आप फिर कहेंगे कि रेस्टोरेंट जो है ये सेवा व्यापार में आता है, तो ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। सेवा का व्यापार करने वालों को इस योजना से बाहर रखा गया है, एक्सेप्ट रेस्टोरेंट्स। तो यहाँ पर हमने देख लिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कौन से लक्षण एक विकासशील अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं? कृषि पर निर्भरता, जनसंख्या में तेज वृद्धि, विकसित मानव पूंजी और पूंजी निर्माण की उच्च दर। तो वो कौन से लक्षण होंगे? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम लोग खुद एक विकासशील अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं ये दोनों जो गुण हैं यहाँ पाए जाते हैं। विकसित मानव पूंजी भी नहीं है और पूंजी निर्माण की भी उच्च दर नहीं है। ये दोनों किसके हो जाएंगे? ये दोनों हैं एक विकसित देश के, ना कि विकासशील अर्थव्यवस्था के। फिर मुद्रा बाजार के तहत क्या क्या शामिल होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कॉल मार्केट, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा शामिल होता है। ऑप्शन सी देख लिया हमने करेक्ट है। पीयर टू पीयर लेंडिंग, इसमें मध्यस्थ के तौर पर वित्तीय संस्थान मौजूद नहीं होते हैं। इसमें एक ऑनलाइन मंच के माध्यम से उधारदाता और उधार लेने वाला एक साथ आ जाते हैं। फिर कहा गया है भारतीय रिजर्व बैंक इसके लिए दिशा निर्देश जारी करता है। सारे कथन बिल्कुल सही है पीयर टू पीयर लेंडिंग के संबंध में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन तरल परिसंपत्तियों पर हमको विचार करना है और फिर इनकी तरलता के घटते हुए क्रम में इनको हमको लगाना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है बैंक के पास मांग जमा, बैंक के पास सावधिक जमा, बैंक के पास बचत जमा और करेंसी। तो तरलता के घटते क्रम में लगाना है, तो ऑप्शन सारे देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा तरलता किसमें होगी? करेंसी में। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। पहले आ जाएगी करेंसी, उसके बाद आ जाएगा हमारा बैंक के पास सावधिक जमा और उसके बाद आ जाएगा बैंकों के पास बचत जमा और अंत में आ जाएगा बैंक के पास मांग जमा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा मैंने गलत बता दिया है, थोड़ा उल्टा हो गया है यहाँ पर। सबसे पहले आ जाएगी करेंसी, उसके बाद आ जाएगा बैंक के पास जो मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा तरलता करेंसी के पास है। उसके बाद है जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उसमें तरलता है। उसके बाद है बचत जमा में तरलता और अंत में आ जाएंगे सावधिक जमा यानी टाइम्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। अगला देखते हैं। अब हमको देखना है किन संवैधानिक प्रावधानों से साधारण बहुमत से बदलाव किए जा सकते हैं। तो राज्यों के नाम और सीमा में बदलाव, संसदीय विशेषाधिकार और उसके बाद संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को परिवर्तित करने की शक्ति और अंत में संघ राज्य क्षेत्र के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। तो इन सब में ही साधारण बहुमत से बदलाव किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे वित्तीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो वित्तीय आपात का संबंध है अनुच्छेद 360 से, ऑप्शन सी। फिर भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है अनुच्छेद 148 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? तो किसको किया जा सकता है नियुक्त? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं हमको उसमें सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद लोकसभा के आम बजट के बाद प्रोटेम स्पीकर को कौन शपथ दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 240, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर इन कथनों को देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। और अब आपको ये कमेंट कर बताना है कि ऐसा प्रावधान कब हुआ था कि ये मंत्रियों की जो संख्या है ये 15% से अधिक नहीं हो सकती है। वो कौन सा एक्ट लाया गया था? फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं? शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, बिल्कुल सही बात है। संगम या संघ बनाने का अधिकार, ये भी सही है। कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, और फिर दिया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। तो कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार हमको इससे नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 72।
राज्यसभा से संबंधित कथन दिए गए हैं। इसकी अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, स्थायी सदन है और सदस्यों की पदावधि 5 साल होती है। तो आपको पता है सदस्यों की पदावधि 5 साल ना होकर कितनी होती है? 6 साल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। आगे कार्य सलाहकार समिति के संबंध में कहा गया है, ये समिति सदन के कार्यक्रम तथा समय सारणी को नियमित रखती है। लोकसभा समिति के 15 होते हैं, इसमें 15 सदस्य होते हैं इसमें, और राज्यसभा जो समिति होती है उसमें 10 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन हमारा सही है? दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्य सलाहकार समिति है इसमें क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? 15 और 11 होते हैं। और जो लोकसभा का अध्यक्ष है ये लोकसभा की समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, और राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा की सदस्य जो समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में काम करता है। ठीक है, और समिति का जो कार्य है वो सरकार को सदन में चर्चा के लिए विशेष विषयों को आगे लाने के लिए सिफारिश करना है और ऐसी चर्चाओं के समय को आवंटित करने का सिफारिश करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा, क्योंकि दोनों ही गलत हैं। फिर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमें कथन देखने हैं। पहले में कहा गया है चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक जो होती है उसके पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहा गया है जो लोकसभा अध्यक्ष है ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। और इनको लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 356, इसके तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लागू होने का क्या प्रभाव होंगे। तो ये प्रभाव देख लेते हैं। यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति उस राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य की सरकार के सभी या कोई कार्य अपने हाथ में ले सकता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के संबंध में कहा गया है निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन के माध्यम से संविधान में संशोधन करने की शक्ति में संशोधन किया गया था। तो वो कौन सा संशोधन था? ये था 24वां संविधान संशोधन। ये किस वर्ष हुआ था? 1971 में। आगे दिया हुआ है एक संविधान संशोधन विधेयक संसद के सदनों से विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। यहाँ विशेष बहुमत से आशय क्या है? तो यहाँ पर जो विशेष बहुमत से आशय है वो है ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के साथ साथ उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, तो जो कुल सदस्य संख्या के बहुमत के साथ साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होता है हमारा विशेष बहुमत। फिर अगला प्रश्न है कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। तो वो कौन सी समिति है? यहाँ पर राजमन्नार समिति, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, जीवीके राव समिति और सादिक अली समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। तो ये भी देख लीजिएगा कि अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि सादिक अली समिति का संबंध किससे है तो आपको पता होना चाहिए कि वो पंचायती राज व्यवस्था से है। इसलिए सारे ऑप्शंस भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। आगे कहा गया है कि किस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत की गई उद्घोषणा की वैधता हो सकती है। तो किसी राज्य में 356 के तहत की गई जो उद्घोषणा है उसकी वैधता मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 3 वर्ष मैक्सिमम। अगला देख लेते हैं 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक रह सकता है। तो ये कितने अवधि तक रह सकता है? 2 माह तक। फिर भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार के संबंध में कौन से सिद्धांत लागू होते हैं? पृथक्करणीयता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, अधित्याग का, अमेरिकी सिद्धांत। यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा लागू होते हैं, तीसरा यहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है, देखिए अमेरिका का जो ये अधित्याग का सिद्धांत है इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से चाहे तो अपने मूल अधिकार छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो अधिकांश जो जनसंख्या है वो निरक्षर और गरीब है, तो उसे अपने मूल अधिकारों के विषय में जानकारी नहीं है पर्याप्त रूप से। ऐसी स्थिति में ये जो सिद्धांत है ये भारत में लागू नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हमने देखे है ऑप्शन ए है।
फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई ने जिस विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर समवर्ती लेखा परीक्षण प्रणाली के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है, उसके अध्यक्ष पूछे गए हैं। उसके अध्यक्ष थे YH मालेगांव। ठीक है। फिर बात की गई है कि उनकी वरीयता अनुक्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो वरीयता अनुक्रम सही क्या है? देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। सबसे टॉप पर आ जाते हैं हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद आते हैं राज्यों के राज्यपाल जो अपने अपने राज्य के होते हैं वो, फिर आते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के 6ठे नंबर पर कौन आता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। फिर 7वें नंबर पर आते हैं उप प्रधानमंत्री, संघ के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे वो अब नहीं है, लेकिन पहले इनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता था, राज्यों के मुख्यमंत्री आ जाते हैं, और भारत रत्न अलंकरण के प्राप्तकर्ता। ठीक है। और 8वें नंबर पर आते हैं भारत के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल के राजदूत, असाधारण और जो पूर्ण अधिकारी होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं, राज्यों के राज्यपाल जो अपने राज्य के बाहर हों, तो उनके संदर्भ में अगर देखेंगे तो वो यहाँ पर 7वें पोजीशन पे आ जाएंगे। उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री जो अपने राज्य के बाहर हो, तो यदि अगर राज्य के संदर्भ में देख रहे हैं तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो 7वें नंबर पे होंगे, और उपराज्यपाल जो फिर अपने राज्य क्षेत्र में ना हो। ये हमने देख लिया। तो ये हम बात कर रहे थे 8वें नंबर की, ना कि 7वें नंबर की। फिर 9वें देख लेते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये आ जाते हैं हमारे 9वें नंबर पर। और 10वें पे आते हैं राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये सब आ जाते हैं 10वें पर। तो फिर से एक बार थोड़ा सा मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। देखिए, टॉप पर तो हम समझ गए हैं कौन होगा, राष्ट्रपति। उसके बाद सेकंड पर उपराष्ट्रपति, फिर हमारे प्रधानमंत्री आ जाएंगे। उसके बाद चौथा नंबर इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन आता है? अपने अपने राज्य के संदर्भ में राज्यों के राज्यपाल। ठीक है। और फिर 5वें पे कौन आते हैं? जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति होते हैं और जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। तो ये टॉप हमने देख लिए 3, और चौथा देख लिया राज्यों के राज्यपाल, 5वां देख लिया भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति। 6ठे नंबर पर कौन आता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। 6ठे नंबर पर 2 लोग आते हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है। और देखिए, आप फिर कह सकते हैं कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं तो वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, और वो सेकंड नंबर पर आ गए हैं एज वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर वो उनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। और उसके बाद जो 7वां नंबर देखते हैं उसमें आ जाते हैं जो हमारे उप प्रधानमंत्री हैं, तो उनको 7वां नंबर मिलता है। वो उप प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं राज्यसभा और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो भी यहीं पर आ जाएंगे। ठीक है। और जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं दूसरे राज्यों के संदर्भ में अगर हम देखें, अपने अपने राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आएंगे, और भारत रत्न जिनको मिलता है वो भी 7वें नंबर पर आते हैं। 8वें नंबर की अगर बात करें तो इसमें जो भारत के लिए मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रमंडल के राजदूत होते हैं, और जो असाधारण और पूर्ण अधिकारी होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं, और यहाँ ही पर आते हैं राज्यों के राज्यपाल दूसरे राज्यों के संदर्भ में, और राज्यों के मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों के संदर्भ में, और यहाँ पर उपराज्यपाल। तो ये 8वें नंबर पर दूसरे राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल आ जाएंगे। और 9वें की बात करें तो यहाँ पर आ जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और अंत में 10वें नंबर पर कौन आ जाएगा? राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपसभापति, ये सब आ जाएंगे, और जो राज्यों के जो उप मुख्यमंत्री होते हैं। तो इस हिसाब से ये होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम वरीयता क्रम देख लेते हैं। तो वरीयता क्रम क्या है? यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो मैं बता देती हूँ। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको क्रम याद हो जाएगा। पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। फिर एशिया अवसंरचना निवेश बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है बीजिंग में। ठीक है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। और हुनरू जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? ये हमारा अंतिम प्रश्न है।
ये है स्वर्ण रेखा नदी पर, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।